ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वह दृक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बल्ब, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, सितारे आज के बारे में बताते हैं कि आज का दिन विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए कैसा दिन। जी हाँ, और तारा बल्ब मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ज्योतिष इसके अनुसार ये तारे बताते हैं कि विभिन्न ग्रह हमारे लिए पूरे जीवन काल में कितने उपयोगी हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी और कौन कौन से ग्रह चुनौतीकारी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। चंद्र बलम इसका नाम, क्योंकि इसमें राशि करते काम है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौकड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने की। उपयोगिता काफी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग हमारे लिए अंक, जब हम जन्म लेते हैं तो अंक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, जब जिस प्रकार हम सांस लेते हैं उसी तरह हमारे लिए अंक भी कार्य करते हैं और कुछ अंक हमारे लिए शुभकारी भी होते हैं, कुछ अशुभकारी भी होते हैं और ऐसे में हम अशुभकारी ग्रहों को पहचान या अंकों को पहचान कर उनसे उनको सही ढंग से परख कर उनका सही ढंग से उपयोग करके हम अपने जीवन में शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अंक मिसिंग भी हो सकते हैं और कुछ अंक अधिक। इसलिए अंकों को जानना, समझना, उन्हें सही ढंग से परख कर उपयोग करने में हमारे जीवन में सुविधा आती है, अन्यथा बाधा और परेशानियां आती है। तो आइए अंकों को जाने, पहचाने और उसे सही ढंग से उपयोग कैसे करें, यह इस प्रस्तुति में देखें। साथ ही साथ अंक बोलते हुए किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और शुभता के बारे में क्या संदेश है, इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति। पंचांग। पंचांग के 5 अंक। पंचांग ये पुराणों में लिखा है, पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। गंगा स्नान का तात्पर्य हम जल तत्व से करते हैं और जल तत्व की हमारे शरीर में क्या होती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि और उनमें बैठे ग्रह तथा जलीय राशियों के स्वामी, ये भी शुभ फलदायी। इसके अतिरिक्त पंचांग के जो 5 अंग होते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। तिथि हमारे लिए लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला और नक्षत्रों में नक्षत्रों से पापों का नाश होने वाला और योग से रोगों को दूर करने में सहायक और करण से कार्यों में सफलता, ये सभी हमारे लिए श्रेष्ठ करते हैं। जी हाँ, इसलिए पंचांग के 5 अंग को सुनने और अनुकरण करने से कई लाभ। इसलिए पंचांग को हमारे जीवन में केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायक है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है
प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का को स्मरण करके, उसको अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए पंचांग को सुने, पंचांग को सुनाए तथा साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शिक्षकों के संग, ताकि वे भी पंचांग से लाभान्वित हो सके और उनके जीवन में सुख पा सके और अपने जीवन को भी एक सफल समृद्ध बना सके। और प्रतिदिन यदि हम प्रातः उठते के साथ पंचांग को स्मरण करते हैं इन श्लोकों के साथ, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योग रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धि च पंचांग फलभुक्तम। इसके बाद इस प्रस्तुति को, लघु पंचांग को कम से कम पंचांग के 5 अंक को सुने और उससे लाभ उठाएं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में। जय श्री राम। जय श्री राम का नाम लेते हुए और प्रस्तुति के पहले भाग में आपका को ले चलते। जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। जी हाँ, आज का पंचांग इस प्रकार। तिथि 27 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5626वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:15 पर, सूर्यास्त 5:50 पर, सनराइज एट 6:50 AM एंड सनसेट एट 5:50 PM। दिशा सूल आज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा कर सकता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 10:32 तक एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। आज अमला एकादशी, तो तत्पश्चात द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 10:48 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। और आज का दिन का आरंभ मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 6:32 तक रहता है। उसके बाद मृगशिरा का चौथा पद 12:11 तक। आद्रा का नक्षत्र का आरंभ, ये पहला पद 5:50 संध्या तक, दूसरा पद रात्रि के 11:29 तक और तीसरा पद कल प्रातः 5:08। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों के यदि योग रात्रि के 7:44 तक आयुष्मान, उसके बाद सफल। करण दिन के 11:31 तक वनिश, तत्पश्चात रात्रि के 10:32 तक वृश्चिक, भद्रा और उसके बाद भव। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का वास जब तक एकादशी तिथि है वे क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं। उसके बाद द्वादशी तिथि आने पर कोई कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 तक, सर्वा सिद्धि योग दिन के 10:48 से 6:14 तक, कल सूर्योदय तक, रवि योग प्रातः 6:15 से 10:48 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक, गोधूली विला संध्या 5:48 से 6:13 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:27 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:35 से 12:02 तक, गोली काल प्रातः 7:42 से 9:09 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:56 से 4:23 तक, वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:12 से 11:43 रात्रि तक और भद्रा दिन के 11:31 से 10:32 रात्रि। आज का भद्रा का वास स्वर्ग है, जो कि ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते। आज के अंश के अनुसार यदि कहें तो बुध देव, मंगल देव तथा शुक्र देव ये कमजोर अवस्था। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, वहीं
बृहस्पति देव पहले से बकरी चल रहे थे और बुध देव आज से बकरी। इस प्रकार राशियों के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह और सम राशि में 3 ग्रह है। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र की स्थिति को देखा जाए तो मित्र ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम ग्रह के नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह है। और वे हैं मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव और राहु देव। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की स्थिति। आज किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, सूर्य चंद्र केतु बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। चंद्र बुध देव का आज से वक्री हुआ आरंभ हुआ है जो कि मार्च के अंत तक रहेगा। इसके साथ हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे भाव। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है जब वे मिथुन राशि से अपनी ही कर्क राशि में जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाव। आज तीसरे भाव में जाने के पूर्व आज अम्ला एकादशी भी है जो कि कल रात्रि से आरंभ हुआ है और आज रात्रि 10:32 तक एकादशी है। पारण समय कल के प्रातः 6:14 से 8:33 तक। यहाँ प्रातः 6:14 से 8:33 तक पारण कल है। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं दूसरे भाव। जी हाँ, तारा बलन जिसका नाम है, जहाँ नक्षत्र करते अपने काम है, सितारे अपने काम करते हैं और वे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, वे हमेशा सत्य को बताते हैं और सत्य के प्रति करते हैं। चंद्रमा ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध है, जिसमें चंद्रमा गोचर करेंगे। वही ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारी आखिरी नक्षत्र है जहाँ चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे। इस प्रकार दोनों का मिलान जो होता है वही आज का फल प्रतिफल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। जन्म, संपर्क, विपर्क, क्षेम, प्रत्यय, साधक, निर्धनी, मित्र, अति मित्र में हो सकता है। और यदि संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में होता है तो शुभता के तरफ संकेत करता है होता है, जिसके अनुसार हम दैनिक कार्य को करते हुए नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं। वहीं जन्म, विपद, प्रत्यय और नैर्धन्य में आज का तारा होने पर यह अशुभता की तरफ इशारा करता है, अशुभता का संकेत देता है। उस वैसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य का आरंभ करने से रोका जाए, क्योंकि यह अशुभता सुनिश्चित करने की तरफ इशारा है तारों का। नव तारा बल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि तारों नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, तारे ही ग्रह के फल देते हैं और ग्रह का अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल देंगे? इसके लिए कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल देंगे, इसके लिए सभी नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के से सूचीबद्ध करके 3 श्रेणियों में रखा गया और यह सूची इस प्रकार पर। जी हाँ, 9 नक्षत्र 9 करके 3 सूचियां बनी। पहला से 9वां, 10वां से 18वां, 19वां से 27वां। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और 9वां बुध। अब ग्रह नक्षत्रों को इनके साथ जोड़ा गया। पहले ग्रह के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो है यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। दूसरा ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, शुक्रदेव को मिला दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। उसी तरह से तीसरा ग्रह सूर्यदेव,
सूर्य देव को मिलता है तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां ग्रह बुधदेव, इनको मिलता है 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और यह सूची इस प्रकार बनती है। यह सूची काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब इस सूची में से हम चिन्हित करते हैं हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है। जी हाँ, और उससे हम नक्षत्र स्वामी को पकड़ते हैं जो ग्रह होता है। यह हमारा पहला ग्रह होता है, यानी जन्म ग्रह होता है। हमारी जीवन यात्रा यहीं से आरंभ होती है। और यहाँ यह हम इसे चिन्हित करके हम आगे बढ़ते हैं गणना में। जी हाँ, हमारा जो ग्रह बनता है, जिस जो पहला ग्रह बनता है, वह उसी ग्रह में हमारे जो जन्म जिसमें हुई होती है, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और पिछले जन्म में उसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु होती है। पूछेंगे आप कैसे जानते हैं? जी हाँ, अपने जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली को जब खोलेंगे तो जब विंशोत्तरी दशा देखेंगे कि कौन सी दशा से हमारा जन्म आरंभ हुआ है, तब आपको पता चलेगा, यह ज्ञान प्राप्त। एक उदाहरण लेते हैं, इस जातक का जन्म चंद्र जातक का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ, जो कि मंगल की राशि है, किंतु नक्षत्र उस समय अनुराधा, जिसके स्वामी शनि देव बने। जी हाँ, शनि देव इनके स्वामी बने। और शनि देव के जो दशा महादशा की अवधि है वो 19 साल है, किंतु जातक को इस जन्म में 4 साल 6 दिन हो, यानी शेष वह पिछले जन्म में भोग चुके हैं। और ये शेष अंतिम चरण का ही है। इसलिए ये जन्म ग्रह जो बनते हैं, जिसके दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, इन्हें पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी से इनका तात्पर्य है और मृत्यु से तात्पर्य है, और तत्पश्चात जन्म से। साथ ही साथ हम जब जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ से जब मुक्त होते हैं, वो सबसे कठिन समय होता है हमारे लिए, क्योंकि अब दुनिया के में आने के बाद हमारी समस्याएं यहाँ से आरंभ होती हैं और हमें कई कार्य करने पड़ते हैं। हमारा कार्य जो ड्यूटी है वह आरंभ होता है, इसलिए इसे पीड़ा की स्थिति में रखा जाता है। यानी पहला ग्रह पीड़ादायक। अब वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से आरंभ करते हैं और जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके पहले ग्रह तक। और वहां से इस प्रकार पहला ग्रह पीड़ादायक, पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह जो होते हैं ये पीड़ादायक होते हैं। दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां जो होते हैं ये सुखफलदायी होते हैं। और इनकी जो शुभता और अशुभता है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, यह पूरी हुआ बढ़। और इस प्रकार हम पहले से जान पाते हैं कि हमारे लिए कौन से ग्रह शुभकारी हैं, कौन से हमारे लिए चुनौती लेकर आए, कौन से हमारे ग्रह जन्म कुंडली में सुफलदायी होंगे, कौन से पीड़ादायक हो सकते हैं, अशुभता ला सकते हैं, और उसी के अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। शुभ ग्रह को दशा महादशा में शुभ कार्य का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से सुफलदायी होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा महादशा में चुनौती का सामना करने के लिए हमें अग्रिम सूची मिल जाती है, जिससे हम चुनौती को स्वीकार करते हैं, पीड़ा कम होती है, वेदना कम। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बैठे ग्रह से हम कैसे फल प्राप्त करेंगे, यह भी हम जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है। दूसरा ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठा है, उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित जहां बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि से संबंधित यदि कार्य किए जाए तो हमारे लिए संपत्ति का लाभ। उसी तरह से पूरे जीवन काल के दौरान पूरे जीवन काल के दौरान जब हम नक्षत्रों को, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हमारे संबंध होते हैं तो वह शुभकारी होते हैं। वहीं अशुभ कार्य नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं, और इसलिए उनसे अपेक्षा हम कम कर सकते, चाहे वह व्यक्ति कहीं का भी, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार। ये हमारे लिए शुभकारी भी हो सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का भी हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप हमें करना है, दूसरा ग्रह का जो नक्षत्र में दूसरे ग्रह जो होते हैं उसके नक्षत्र में जन्मे जातक से भी बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो संपत्ति का लाभ होता है।
और यदि हमारे लिए ऐसे मैच मेकिंग में, अगर शादी के समय पर जो मैच मेकिंग करते हैं, यदि वो 8वां 9वां ग्रह के नक्षत्र उसके व्यक्ति मिलते हैं तो जीवन बहुत ही सुखदायक, क्योंकि 8वां 9वां ग्रह मित्र और मित्र, इस प्रकार ऐसे ग्रह भी देखेंगे। पिता पुत्र में आपस में अगर 8वां 9वां ग्रह का संबंध है तो ये दोनों मित्र मन कर, इस तरह से हम ग्रहों के बारे में जान सकते। तो चलिए, नौ तारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है, आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए जन्म कुंडली में विशेष रूप से हम अलग से वीडियो पोस्ट करके यूट्यूब पर रखते हैं। जी हाँ, उसे आप देखें, इसमें भगवान राम माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली। और अब आपको वापस चलते हैं आज के ताराबलन पर। ताराबलन क्या संकेत दे रहे हैं? जी हाँ, आज का चंद्रमा का गोचर प्रातः दिन के 10:48 तक चंद्रमा मृग आद्रा नक्षत्र में है, उसके बाद पुनर्वसु में जाता है। और अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम फल देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप भरणी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के में जन्मे जातक के लिए पहला भाग प्रत्यरी, दूसरा भाग साधक होगा। यदि हम पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के देखें तो पहला भाग अतिमित्र, दूसरा भाग जन्म। वहीं यदि हम देखें कि आज के दिन अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक का पहला भाग और अश्विनी माघ मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग, ये दोनों अति पीड़ादायक होने वाले। इस प्रकार हम आज के फल के बारे में जान सकते हैं। जी हाँ, अब हम आपको ले चलते हैं। इसके पूर्व की हम आपसे विदा हों, आपको बता दें कि यदि आज का तारा शुभ है तो कोई चुनौती न ले, कोई भी उपाय नहीं करें अशुभ तारों को शुभ तारा में परिवर्तित करने हेतु, क्योंकि किताबों में जो लिखा है हम आपके इसके समक्ष रखे हैं, यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में कोई प्रयोग करना यह श्रेष्ठ नहीं है। साथ ही यह कुछ घंटों के लिए है जब ये नक्षत्र में चंद्रमा रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा काफी तेज चलते हैं, इसलिए यह परिवर्तन असर से सिद्ध होता है और यह शुभ कार्य। तो चलिए, अब आगे हम चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं वो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि से निकल के अब वो आज कर्क राशि में जाएंगे। लेकिन मिथुन राशि में जब तक हैं तब तक का फल आपके समक्ष प्रस्तुत, इसे चंद्र बलम कहते हैं। जब तक चंद्रमा मिथुन राशि में है तब तक मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातक के शुभ तक सकते हैं। उसके बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में जाएंगे तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के शुभ तक के संकेत रहे। शेष राशि के जातक अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें और शुभता की कामना करें। हम आपको अब ले आए चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। ये एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो कि किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए दर्शाया जाता है। यह काफी उपयोगी होता है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है, क्योंकि कोई भी कार्य हम जो करते हैं तो शुभता ही सुनिश्चित करते हैं, शुभता ही इच्छा रहती है। इसलिए और ये चौघड़िया यही शुभता और अशुभता सुनिश्चित करता है। इसमें संक्षेप में आपको बता दें क्योंकि हम वीडियो अलग से यूट्यूब पर हिंदी और अंग्रेजी में रखे हैं, आपको संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, 16 चौघड़िया दिन के होते हैं, प्रतिदिन होते हैं 16 चौघड़िया पूरी दिन और रात मिला। किंतु साप्ताहिक दिनों से इसे संबद्ध करने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और ये 7 चौघड़िया बने। और 8वां चौघड़िया जो होता है आदि का होता है, वही अंत का हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं और ये अलग अलग ग्रह और विभिन्न अलग अलग टाइप रूप से शुभ कार्य करने के लिए शुभता देते हैं। विभिन्न कार्यों में उनके लिए अधिकृत अधिकृत विशेष कार्य। इस प्रकार जिसकी सूची आपके समक्ष रखी है, इस प्रकार
सभी ग्रह चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके ग्रह स्वामी से और उन स्वामी ग्रहों के निमित्त कार्यों से भी हो जाता है, और यह चौघड़िया अति उपयोगी बन जाता है। जब भी हम चौघड़िया देखें किसी भी कार्य को करने के लिए, तो कम से कम यह सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं। जी हाँ, अशुभता से अधिव्याप्त होने की स्थिति में हम उसे त्याग दें। दिन में चौघड़िया रोग वेला, काल वेला और वार वेला से ग्रसित रह सकता है, और रात्रि में चौघड़िया काल रात्रि से। इसी प्रकार इस तरह से 4 अशुभताएं होती। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में दिन चूंकि सूर्यदेव में का प्रभुत्व होता है, सूर्यदेव के अधीन रहता है, इसलिए वो शनि देव नाराज रहते हैं सूर्यदेव से, और इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित करता है। वही रात्रि चंद्रमा से नाराज बुध देव, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित रहता है। इस प्रकार किंतु आपको बता दें कि मंगल का चौघड़िया जो होता है और शनि का चौघड़िया, ये दोनों शुभ कार्य करने के लिए शुभ नहीं होते, किंतु शनि का चौघड़िया काल वेला से ग्रसित होने के बावजूद धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए लाभदायक होता है। वही मंगल का चौघड़िया रोग चौघड़िया युद्ध युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए, शत्रुता के लिए यह काफी उपयोगी होता है। और ये युद्ध क्षेत्र आज के संदर्भ में युद्ध का मैदान नहीं है। आज के युग में कोर्ट का केस भी हो सकता है, आज के युग में कंपटीशन का एग्जाम भी हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए युद्ध क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे के लिए इनके लिए रोग चौघड़िया काफी उपयोगी है। तो आज चलते हैं, आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। जी हाँ, आज दिन शुक्रवार चर चौघड़िया से आरंभ, चर चौघड़िया से समाप्त, रात्रि रोग चौघड़िया से आरंभ, रोग चौघड़िया से समाप्त, और दिन का चौघड़िया अमृत चौघड़िया जो कि 9:09 प्रातः से 10:35 तक है, वह 12 बेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया 10:35 से 12:02 दोपहर तक है, वह राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया 8:56 रात्रि से 10:29 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से शेष चौघड़िया पेश करें। इसी के साथ हम आपको अगले चलते हैं 5वें भाग। 5वां भाग अंक ज्योतिष। अंकों के अनुसार कैसे हम कार्य करते हैं, अंक कैसे कार्य करते हैं, अंकों को कैसे उपयोग करें, उन्हें समझें, परखें, जाने, उपयोग करें, ताकि हम अंकों को सही उपयोग करके अंकों से शुभता प्राप्त कर सकें, क्योंकि अंक कार्य करते हैं। और ये अंक होते हैं मात्र 1 से 9। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह आता है तो उसके विपरीत अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। 1 से 9 तक अंक के बीच में 5वां अंक ऐसा होता है जो बीच मध्य में आता है। यह अपने से पूर्व आने वाले अंकों को बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करता है। ये अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। ये ग्रह 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल, और इन ग्रहों का के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा होती है। इसलिए इन अंकों में भी उन ग्रहों के शासक जो जिस ग्रहों से वे शासित होते हैं उनके गुण, तत्व और ऊर्जा समाहित होती है। अब हमारे पास 2 स्थितियां बन सकती है जन्म स्थिति, हमारे जन्म तिथि में हम इन अंकों को इनके गुणों, तत्वों और ऊर्जा के आधार पर अंकों के सामने दुनिया में विभिन्न विशेष नामों से जाना जाता है। 1 को राजा, सरकार या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों से के लिए बॉस से, 2 को रानी से, पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, 7 मंत्री या हमारे लिए सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्वी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर और न्यायाधीश से, न्यायालय से,
9 को सेनापति, पुलिस या डॉक्टर। इन अंकों में चूंकि विशेष नाम से विशेष इनमें गुण होते हैं, हर अंक में अलग अलग ऊर्जाएं होती है। हमारी जन्म तिथि में कुछ अंक मिसिंग नहीं हो सकते, कुछ अंक 3 बार से ज्यादा भी प्रयोग हो सकते हैं, और मिसिंग अंक होने पर उन अंकों से संबंधित ऊर्जा, तत्व या गुण की कमी हमें खलती है, पाई जाती है। वहीं यदि कोई ग्रह, कोई अंक ऐसा है जो 3 या 3 बार से ज्यादा बार उपयोग में आते हैं, तो वैसी स्थिति में ये अंक हमारे लिए उनके तत्व, गुण और उनकी ऊर्जाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह बढ़ता है, जो कि आगे बढ़कर चलकर वह हमारे लिए सुखकारी नहीं। इसलिए अंकों को संतुलित रूप से उपयोग करना, यही हमारा उद्देश्य है जीवन। तो सबसे पहले हम अंकों को जाने, पहचाने, समझें और उसका सही उपयोग करें। आइए देखते हैं, एक जन्म तिथि हमने लिया है, जिसका जन्म तिथि आज है, गूगल से लिया है ऐसे व्यक्ति को। और इस तिथि में जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और वह होता है जन्म तिथि। यह तिथि स्थायी होते हैं, बदले नहीं जा सकते। इस उपहार में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं, और तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसे मूलांक कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो एक अंक में परिवर्तित करते हैं, वह भाग्यांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। जन्म तिथि में या जन्म तिथि के गणना के क्रम में यदि 11, 22 तक आते हो तो वह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध है, और वो आत्मा में जो अधूरे कार्य हैं इस जन्म में करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि तिथियां आती है, चाहे गणना में या तिथि में या गणना में, तो वह हमारे लिए पूर्व जन्म के ऋण को दर्शाता है, जो कि इस जन्म में चुकता कर। इस जातक का भी 16 आ रहा है, और आप ये देखें मूलांक इनका 9 बनता है, भाग्यांक 7 बनता है। पूरा अंक ज्योतिष, पूरे अंक इसी के दूरी पे घूमते हैं, यानी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु कोई अंक नहीं। यदि मूलांक और भाग्यांक ही शत्रुवत हो गए, तो जिस प्रकार बस के ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो गए तो बस का चलना मुश्किल होता है, उसी तरह से हमारे जीवन भी इस तरह चलता है। और ऐसे में आवश्यकता पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति की, जो दोनों ऐसे अंक की, जो दोनों के बीच, दोनों का मित्र हो और दोनों को बैलेंस कर सके। साथ ही हम उस अंक को जब उपयोग में लाते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि वह अंक 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त नहीं हुआ हो, वह अंक हमारे लिए मिसिंग अंक में हो, या एक बार प्रयोग किया। तो चलिए उन अंकों को पहचानते हैं। इनका याद रखें, इनका मूलांक 7 है, मूलांक 9 है, भाग्यांक 7 है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि तिथि को जो हमारा मूलांक होता है, जो कि आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि और माह जुड़कर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहते हैं। एंजल नंबर, यह वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए एक अंक जो होता है उसमें 11 से उसको घटाते हैं, पुरुष के लिए, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। ये एंजल नंबर कहलाता है, बोलचाल की भाषा में इसे कुआं नंबर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अंक हमारे कौन कौन से जातक के अंक। आपके समक्ष 2 सारणी है। एक सारणी में हमने रखा है अंक, सभी अंकों को, और उनसे जो जो जिस चीज के सूचक हैं, जिसमें उनकी प्रधानता है, वह दर्शाता है। जैसे 4, 3, 8 से हमारा थॉट प्लेन दर्शाता है, 9, 5, 1 से हमारा आत्मशक्ति, विल पावर दिखाता है, और 2, 7, 6 से एक्शन प्लेन दर्शाता है। वही इंटेलिजेंट प्लेन जो हमारा भौतिक क्षमता दर्शाता है, वो 4, 9, 2। इमोशनल प्लेन होता है 3, 5, 7, और व्यवहारिक कितना है वो 8, 1, 6 दर्शाता है।
वहीं यदि 8 5 2 यदि डायगोनल मिलते हैं तो ये हमारा सिल्वर राजयोग बताता है। 4 5 6 होता है वह गोल्डन राजयोग बताता है। अब इस जातिका का देखते हैं कौन कौन अंक मिसिंग। इनके मिसिंग अंक 3 5 8। इनका मिसिंग अंक 3 5 8, इसलिए 3 5 8 को प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि ये 9 और 7 के शत्रु हैं। साथ ही साथ 4 1 ये दो अंक ऐसे हैं जो एक बार प्रयुक्त हुए और 7 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, तो 7 अंक को विशेष करने। 9 2 6 ये 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बार आने पर परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए इन अंकों का में इनके पास सीमित अंक है और इनके उपाय क्या करने हैं, कहां से स्रोत लाना है, कौन सा अंक लाना है, ये हम तो जान गए। क्योंकि मिसिंग अंक 3 5 8, 4 और 1 एक एक बार प्रयोग। अब हम यह तीन अंकों में से ही कुछ ला सकते हैं, इनके बैलेंस को कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में हम हमेशा ये याद रखें कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हम किसी भी रूप में नहीं लाए, नहीं तो वहीं से बाधा शुरू हो। अब प्रश्न उठता है ऐसा कौन सा अंक लाए, अंक कौन लाए ये तो पता है, स्रोत क्या होगा। वह स्रोत ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसा नहीं, उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। यानी मोबाइल का प्रयोग कर हम लाते हैं तो मोबाइल का जब तक यूज करते हैं, उसे प्रयोग में लाते हैं, तभी तक वो कार्यकारी होता है, उसके बाद वो नहीं होता। नाम सबसे ज्यादा दिखता है जो धरती पर आने के बाद इस धरती के ईश्वर माता पिता में देते हैं और वह नामांक कहलाता है। आप कहेंगे नाम में तो अंक कहां से आए, अक्षर होते हैं। यहाँ इन अक्षरों के अंकीय मूल्य, इसलिए नाम में जो प्रयुक्त हुए अक्षर उनको उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उनका उपयोग किया जाता है। और तब इसमें यह देखा जाता है कि यह जो नाम का पहला अक्षर भी काफी ऊर्जा देता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना हो। हालांकि नाम का पहला अक्षर गणना में नहीं लेते, लेकिन ऊर्जा काफी होती है, इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि नाम का पहला अक्षर भी शत्रु हो। इस जातक का इनकी जन्म तिथि हमें दी है। ये जातक हैं मनोज मुंतशिर जी, आज इनका जन्मदिन। और इनका देखें नाम का पहला अक्षर 4 दे रहा है, नामांक भी 4 दे रहा है। आगे आप देखेंगे 4 क्या परिणाम दे रहा है। लेकिन आप देखें इनका मूलांक 9 है, भाग्यांक इनका 7 है। इनका जो है जो नाम का अक्षर दिया है, नामांक वो 4 पर आया है। ड्राइवर 9, कंडक्टर 7 और 3 5 8 अंक मिसिंग है। 4 और 1 एक एक बार। आइए दुश्मन को अब देखते हैं और तब आकलन करते हैं। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 8 9 के 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8। इनका मूलांक 9, भाग्यांक 7 और 7 और 9 आपस में मित्र, ये शत्रु। 9 के शत्रु 7 नहीं है, लेकिन 7 के शत्रु 9। साथ ही साथ 9 का जो है जो मूलांक है उसके 4 शत्रु हैं, जो कि इनका नामांक बनता है। इसलिए कई बार अचानक इनको जो है सो परेशानी आती होगी। 4 जो है बस हो सकता है मोबाइल अंक आदि जैसा ये प्रयोग या गाड़ी अंक में ऐसा प्रयोग करने में जिससे इसको इसका कुछ काट हुआ होगा, किंतु यह इनके लिए 4 अंक नाम जो है वह श्रेष्ठकर नहीं कर दसता है। साथ ही साथ आप देखें कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं। 4 4 के दुश्मन, 7 7 के दुश्मन, 8 8 के दुश्मन, 9 9 के दुश्मन। इसलिए इन अंकों की पुनरावृत्ति, इन अंकों का रिपीटेशन जातक के लिए नुकसानदायक होता है। क्या है, मोबाइल अंक में बहुत से लोग लेते हैं कई 7 अंक, कई 4 अंक, कई 8 अंक, कई 9 अंक, ये सभी लेते हैं जो कि विशेष कर नहीं। कभी भी 3 या 3 से अधिक बार उपयोग रिपीट किए हुए नंबर अच्छे नहीं। तो अब हमने ये देखा
आपके समक्ष वही सूची है जो हर अंक के जो शत्रु अक्षर है वह भी आपके लिए है, क्योंकि शहर का नाम चुनने, गांव चुनने या नवजात शिशु का नामकरण करने, दुकान आदि के नाम को चूज करने में आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है कम से कम शत्रु अक्षर नाम। तो इस जातक का यदि हम कहें 5 अंक बेहतर हो सकता है, और 5 अंक इनके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि 5 अंक आने पर यह इनके लिए संतुलित होता है, साथ ही साथ राजयोग बनते हैं। क्योंकि इनके पास 8 है, 2 है, 5 इनके पास आने पर सिंह राजयोग बन जाता है। वही 6 भी है, तो 4, 5, 6 भी बनते हैं। तो ये गोल्डन और सिल्वर राजयोग इनके बनने की संभावना रहती है। इनका वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो इनके लिए काफी उपयोगी, उत्तम, अति उत्तम। और इसके साथ ही वर्ष फल कैसे निकालें, इसके लिए रनिंग एज को देखते हैं, साथ ही साथ जो जन्म तिथि है उसमें से वर्तमान वर्ष को जो रिप्लेस कर देते हैं उससे वर्ष को हटाकर, और तब देखते हैं कि वह फल आज का वो वह वर्तमान वर्ष का अंक कैसा बताता है। तो इनका वर्तमान वर्ष का अंक 3 दे रहा है, जो कि 9 में यदि देखें मूलांक में 9 का 3 शत्रु नहीं है, लेकिन 7 का शत्रु। वहीं इनका रनिंग एज 5 है, जो कि बैलेंस करता है। इसलिए यह साल इनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बाधा हो सकती है, किंतु साल अच्छा देखने के। अब हम आपको ले चलते हैं, अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अंक कैसे बोलते हैं। यहाँ आज का अंक 3 बनता है, और 3 अंक का संबंध सभी अंकों से मित्रता का रहता है, केवल 6 के साथ शत्रुता होती है, क्योंकि तीनों ज्ञान के हैं। 3 बृहस्पति के, 6 शुक्र के, दोनों ज्ञान के कारण, एक देवता ग्रुप के, एक दानव ग्रुप के। स्वाभाविक है 6 से इनकी शत्रुता रहे, इसलिए 6 का 3 से शत्रुता हमेशा रहती है। इसलिए 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए आज का दिन शुभ नहीं रहने की संभावना। शेष अंक के लिए आज अति उत्तम। 4, 13, 22, 31 के साथ तटस्थता है, फिर भी दिन उत्तम होने की संभावना, सामान्य ही सही, दिन सही रहने की संभावना। हम प्रस्तुति को इसी के साथ हम अपने प्रस्तुति को यहाँ पर अंतिम चरण पर पहुंच गए, और आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी हो रहा होगा। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को पहली बार यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। और आप इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, बच्चों के संग, ताकि पंचांग सुनने और सुनाने से जो फायदे होते हैं, उसके जो अनुसरण करने से फायदे होते हैं, जैसे कि आपसे लाभान्वित हो सके। इसी के साथ हम शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन तो वो उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय मां, जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।